क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो इसकी परिमिति होगी। तो अगर किसी अर्धवृत्त का अगर त्रिज्या अगर r हो तो अर्धवृत्त का परिमिति होता है पाई r प्लस 2r। अर्ध परिमिति होता है पाई r प्लस 2r। यहाँ दिया हुआ वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तो r की जगह पे 3 पुट करेंगे। पाई इसमें कॉमन खींच लेंगे तो r अगर इसमें कॉमन खींच लेते हैं तो पाई प्लस बचेगा 2 और r की जगह पे 3 पुट करेंगे क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ है 3, तो r की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू पाई प्लस 2। तो ऑप्शन दिया हुआ है पाई के ही टर्म में 3 पाई प्लस 6। ऑप्शन दिया हुआ है बी 3 पाई प्लस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऑप्शन है 0.75, 0.7, 2.5, 75% और 4/5। तो प्रायिकता का रेंज होता है पीई का जो वैल्यू होता है वो 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा। ये इसका रेंज होता है प्रायिकता का कि कोई घटना अगर ई है तो इसकी होने की संभावना जो होता है, होने की जो प्रायिकता होता है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, 1 या 1 से छोटा होगा, इसी के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पे पहला दिया 0.7, तो 0.7 इस रेंज में होगा। 2.5 जो है 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये जो है प्रायिकता का मान संभव नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि घटना ए की पूरा घटना ई डैश है, ई नॉट है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पी इक्वल टू पी नॉट ई, पी प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 0, पी प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1 और इनमें से कोई नहीं। तो कोई घटना ई है जिसके होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा ही होता है 1 होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पी प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन है कि एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या है। तो जब एक पासा को फेंकते हैं तो संभव परिणाम आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 नहीं आने के, अगर 2 नहीं आएगा इसका मतलब बोला जा रहा है 1, 3, 5 और 6, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगा 5/6। 5/6, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की गद्दी से एक यादृच्छिक एक पत्ता खींचा गया, तो इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। तो टोटल पत्ता जो होता है, जो ताश का पत्ता होता है उसकी संख्या होता है 52। रंग के हिसाब से इसके 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है लाल पत्ता और दूसरा होता है काला पत्ता। लाल पत्ता की भी संख्या 26 होता है, काला पत्ता की भी संख्या 26 होता है। जो लाल पत्ता होता है इसमें होता है पान का पत्ता और हार्ट होता है और डायमंड होता है। इनकी पान और ईंट का पत्ता। और जो काला पत्ता होता है इसमें होता है स्पेड और क्लब, चीरी और हुकुम। अब ये प्रत्येक सूट में अंक वाला पत्ता होता है, चेहरा वाला पत्ता होता है और इक्का होता है। इक्का की संख्या 1 होता है, चेहरा वाला पत्ता 3 होता है और अंक वाला पत्ता 9 होता है। ये चेहरा वाला पत्ता फिर से 3 भाग होता है, एक होता है बादशाह,
बेगम और जोकर। तो काला पत्ता में पूछा जाए कि काला पत्ता में बादशाह का प्रायिकता क्या होता है। काला पत्ता में एक इसमें बादशाह होगा और एक इसमें बादशाह होगा। तो टोटल बादशाह की संख्या 2 है और टोटल पत्ता था 52। 2/52 काटेंगे तो वो 1/26। तो ऑप्शन दिया हुआ बी 1/26। अगला क्वेश्चन है कि 24, 27, 28, 31, 34, x 34, 40, 42, 45 और 50 का माध्य का 35 हो तो x का मान है। 24 दिया हुआ डाटा, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45 और 50 दिया हुआ और इसका माध्य का दिया हुआ 35। तो माध्य का निकालने के लिए उसको बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में डाटा को सजाते हैं और जो मिडिल टर्म होता है वो उसका माध्य का होता है। तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में पहले से लिखा हुआ, तो मिडिल टर्म देखते हैं कौन सा। तो मिडिल टर्म इसमें x है और x जो होगा इसका माध्य का होगा और माध्य का दिया हुआ है 35। तो x का वैल्यू होगा 35 के इक्वल। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए 35। अगला क्वेश्चन है कि संचय बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। माध्य का, बहुलक और इनमें से कोई नहीं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो माध्य का निकालने के लिए सहायक होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका भी माध्य का। अगला माध्य का और बहुलक में कौन सा संबंध सही है। पहला है माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू 3 गुने माध्य माइनस माध्य का। दूसरा दिया हुआ माध्य इक्वल टू बहुलक माइनस 3 गुने माध्य का। तीसरा दिया हुआ माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू 3 गुने बहुलक माइनस माध्य का। और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो माध्य का और बहुलक में संबंध होता है बहुलक इक्वल टू 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य का और बहुलक में संबंध होता है बहुलक इक्वल टू 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। 0 से 10 वर्ग अंतराल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और इसका बारंबारता है 0 से 10 का 15, 10 से 20 का 20, 20 से 30 का 45 और 30 से 40 का 15 और 40 से 50 का है 25। तो बहुलक वर्ग बोला जाता है जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होता है। तो ये वर्ग था और ये इसका बारंबारता है। तो बहुलक वर्ग जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होता है उसको बहुलक वर्ग करते हैं। 20 से 30 का बारंबारता सबसे अधिक है, इसका मतलब 20 से 30 जो होगा बहुलक वर्ग होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी 20 से 30। अगला क्वेश्चन है कि x प्लस 2, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5 और 5x प्लस 2 का माध्य 18 है तो x का मान क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए सभी संख्या को योग करते हैं बाई कुल संख्या। तो x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 5 प्लस 5x प्लस 2 बाई टोटल है 4 प्रेक्षण। तो बाई क्या हो जाएगा 4 और माध्य का वैल्यू दिया हुआ 18। तो 3 12x प्लस
12/4, 12x प्लस 12 इक्वल टू 72, 12x इक्वल टू 72 माइनस 12, 12x इक्वल टू 60, 60/12, x का वैल्यू हो जाएगा 5। तो x का वैल्यू होगा 5, ऑप्शन दिया हुआ है ए, x इक्वल टू 5। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या है। तो अगर कोई बिंदु x, y होता है तो इस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी होता है √x² प्लस y²। तो दूरी पूछा जा रहा 15,8 का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो x का वैल्यू 15 है और y का वैल्यू 8, 225 प्लस 64, 289, और इसका वैल्यू होगा 17। जो डी होगा वो 17 इकाई होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल रेखा y इक्वल टू 2x माइनस 3 आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो समीकरण दिया हुआ y इक्वल टू 2x माइनस 3 और बतलाना कि ये समीकरण जो है किस अक्ष से गुजरेगी, किस बिंदु से गुजरेगी। तो जिस बिंदु से गुजरेगी y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख वो उस बिंदु को संतुष्ट करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ 2,2, अगर 2,2 अगर पुट करते हैं इस समीकरण में तो y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू भी 2 है। जब y का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो LHS 2 होगा और RHS 4 माइनस 3 यानी कि 1 होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। 4,1 अगर पुट करते तो y के जगह पे 4 पुट करेंगे, x के जगह पे 1, तो LHS 4 आ जाएगा और RHS माइनस 1 आएगा, ये भी नहीं होगा। 3,4 जब पुट करेंगे तो y के जगह पे 4 पुट करेंगे, y के जगह पे 4 पुट करेंगे और x के जगह पे 3, तो y हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 माइनस 3 3, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 5,7 अगर पुट करते तो x के जगह पे 5, सॉरी y के जगह पे 7 और x के जगह पे 5, ये हो जाएगा 2 गुने 5 माइनस 3, तो LHS बराबर दिख रहा है RHS। इसका मतलब क्या है कि ये जो समीकरण है y इक्वल टू 2x माइनस 3 वो 5,7 से गुजरेगी। अगला क्वेश्चन है कि x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -2,0 और 6,0 से समदूरस्थ है। x अक्ष पे जितना भी बिंदु होता है उसका रूप होता है x,0 और ये बिंदु -2,0 और 6,0 से समदूरस्थ है। तो दूरी सूत्र लगाते हैं, ये OA इक्वल टू है OB डिस्टेंस। तो OA का डिस्टेंस क्या होगा, √x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसको जब एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस 12x इधर आएगा तो 14x इक्वल टू 36 माइनस 4, तो 14x इक्वल टू 32। x इक्वल टू होगा 32/14, कैंसिल करेंगे 18/7, तो x का वैल्यू होगा 18/7। तो x अक्ष पे बिंदु होगा 18/7, 0। अगला क्वेश्चन है कि y अक्ष से बिंदु 13, 15 की दूरी है।
13,15 का दूरी पूछा जा रहा है वाई एक्स से। तो वाई एक्स से दूरी होता है, अगर वाई एक्स से अगर पूछा है दूरी होता मॉड एक्स, यानी कि भुज का मॉड होता। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 13 है और 13 प्लस में, तो इसका मॉड जब लगाएंगे तो ये 13 का 13, ये जब निगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है जब इसमें मॉड लगाते। तो वाई एक्स से दूरी हो जाएगा 13 इकाई, ऑप्शन दिया हुआ ए। अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक -10,6 और 6,-10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो एक वृत्त दिया हुआ जिसके व्यास का शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है 10,-10,6 और 6,-10, तो पूछा जा रहा है कि इसका केंद्र के निर्देशांक क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ए बी इसका व्यास है, ओ इसका केंद्र है। तो केंद्र होता व्यास का मध्य बिंदु, तो ओ का मध्य बिंदु सूत्र से यहाँ से केंद्र का निर्देशांक निकालेंगे -10 + 6/2, 6 - 10/2, ये हो जाएगा -4/2, -4/2। तो ओ का जो निर्देशांक होगा -2, -2, तो केंद्र है उसका निर्देशांक होगा -2, -2। ऑप्शन दिया हुआ सी -2, -2। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4, 0, 6 और 4, -1 हो तो त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक होंगे। अगर किसी त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और x3, y3 होता है, तो उस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होता है g का वैल्यू होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। और जो g होता है ये डिनोट करता है केंद्रक को, और केंद्रक माध्यिका जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है उसको बोला जाता है केंद्रक, और केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो अगर किसी त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और x3, y3 होता है, तो उसका केंद्रक का शीर्ष का निर्देशांक होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो यहाँ पे शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ 2, 4, 0, 6 और 4, -1। वैल्यू पुट करते इसमें, तो g = 2 + 0 + 4/3, 4 + 6 -1/3। तो g का वैल्यू हो जाएगा 6/3, 9/3। g का निर्देशांक होगा 2, 3। तो g का जो वैल्यू होगा केंद्रक का जो शीर्ष का निर्देशांक होगा वो 2, 3। ऑप्शन दिया हुआ है ए 2, 3। अगला क्वेश्चन दिया कि 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा। तो 13,9 से x अक्ष पे लंब बोले या x अक्ष से दूरी बोले तो वो होता है y निर्देशांक। x अक्ष से लंब की दूरी इक्वल टू होता मॉड y, और y का वैल्यू 19 है, 19 का मॉड लेंगे तो 19 ही होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी 19। अगला बिंदु -2,8 एवं -6, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो मान लेते हैं कि ए और बी रेखाखंड का शीर्ष का निर्देशांक है, ए का निर्देशांक -2,8 है और बी का निर्देशांक -6, -4 है। तो पूछा जा रहा है कि इन दोनों बिंदुओं से बनने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसका मान लेते हैं कि मध्य बिंदु O है, तो O का निर्देशांक होगा मध्य बिंदु से -2 + -6/2, 8 + -4/2।
तो जो O का निर्देशांक होगा -8/2, 4/2, यानी कि -4, 2। अब इसका चतुर्थांश बतलाना है कि जो मध्य बिंदु है वो किस चतुर्थांश में स्थित है। तो किसी भी बिंदु का चतुर्थांश पता करने के लिए बिंदु का चिन्ह देखते हैं। अगर चिन्ह प्लस प्लस होता है तो प्रथम चतुर्थांश में होता है, प्लस माइनस होता है तो चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, माइनस प्लस होता है तो द्वितीय चतुर्थांश में, और माइनस माइनस होता है तो तृतीय चतुर्थांश। तो माइनस प्लस जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है सेकेंड चतुर्थांश, द्वितीय, ऑप्शन दिया हुआ है बी। अगला क्वेश्चन है कि यदि 0,0, 8,0 और 0,12 किसी त्रिभुज के शीर्ष है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो बिंदु दिया हुआ 0,0, 0,0 मूल बिंदु का निर्देशांक है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 8,0, तो 8,0 बिंदु जो होगा वो एक्स अक्ष पे स्थित होगा। तो मान लेते हैं कि ये P का निर्देशांक है 8,0 और ये मूल बिंदु का निर्देशांक है, और 0,12 जो बिंदु होगा वो y अक्ष पे होगा, क्योंकि y अक्ष पे जितना भी बिंदु होता है उसका रूप होता है 0,y, और x अक्ष पे जितना भी बिंदु होता है उसका फॉर्म होता है x,0। अब इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ये त्रिभुज दिख रहा है एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में ये जो लेंथ है वो 8 इकाई है और ये लेंथ 12 इकाई, और त्रिभुज का जनरल एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार यहाँ पे 8 है और ऊंचाई 12 है, तो 1/2 इंटू 8 इंटू 12। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 48 वर्ग इकाई। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसका बी 48। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0,6, 0,0 और 8,0 है तो त्रिभुज का परिमिति होगा। तो त्रिभुज दिया हुआ एक जिसका शीर्ष का निर्देशांक है 0,6, तो 0,6 जो बिंदु होगा वो y अक्ष पे स्थित होगा। 0,0 मूल बिंदु का निर्देशांक है, और 8,0 x अक्ष पे स्थित बिंदु होगा। अब इस तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का परिमिति ज्ञात करना, पेरीमीटर ज्ञात करना। तो ये लेंथ 8 है, ये लेंथ 6 है, ये संपूर्ण त्रिभुज दिख रहा है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, और कर्ण का लंबाई होता है √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 इक्वल टू 10। तो जो कर्ण है वो 10 है, आधार 8 है और लंब 6 है। परिमिति के लिए तीनों भुजा को जोड़ते हैं, तो 8 प्लस 6 प्लस 10 ये आ जाएगा 24 इकाई। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसका बी 24। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस बी का विवेचक है। x² प्लस 4x प्लस बी का विवेचक है। तो विवेचक का जो फॉर्मूला होता है, अगर कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है तो विवेचक को डिनोट करते हैं dc, और d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। और ये विवेचक के चिन्ह से पता चलता है मूल का प्रकृति। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मूल वास्तविक होगा, और अगर d का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो मूल जो होगा वो काल्पनिक होगा। अब वास्तविक में भी दो होता है, एक अगर d का वैल्यू 0 हो और एक जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। तो जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता, वास्तविक और असमान, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और जब मूल का मान, जब विवेचक का मान 0 हो तो मूल होता वास्तविक और समान, रियल एंड इक्वल।
तो यहाँ पे बोला गया विवेचक का मान निकालना, तो विवेचक का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी होता है एक्स का गुणांक, तो बी का वैल्यू बी है 4 है, और सी होता है अचर पद की जगह पे यहाँ पे 6 डी है। तो पुट करते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे बी, तो 16 माइनस क्या होगा 4, तो विवेचक का मान होगा 16 माइनस 4 भी। ऑप्शन दिया हुआ ए 16 माइनस 4 भी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है? तो पूछा जा रहा है कि 4 इसमें ऑप्शन दिया और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए सार्वंतर सेम होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया 0.4, 0.44, 0.444, इसमें दिख रहा है कि सार्वंतर जो है कॉमन डिफरेंस वो सेम नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं होगा। दूसरा दिया हुआ है 1, 11, 111, इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं होगा। तीसरा दिया हुआ 2, 4, 8 और 16, इसमें पहला 2 टर्म का डिफरेंस है 2, दूसरा का 4, फिर है 8 का, तो कॉमन डिफरेंस सार्वंतर सेम नहीं है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी का टर्म नहीं है। अगला है 0, -4, -8, -12, तो इसमें क्या दिख रहा है कि हर एक अगला टर्म जो है -4 घटता जा रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस सेम है, और डिफरेंस सेम है इसका मतलब क्या है कि ये समांतर श्रेणी होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, समांतर श्रेणी √162 का सार्वंतर है, तो यह क्वेश्चन मिसप्रिंट है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, 2, 5, 8, 11 का 11वां पद है, तो किसी एपी का nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, इसका 11वां पद निकालना, तो 11वां पद निकालने के लिए n की जगह पे 11 पुट करें, डी 11 बराबर a प्लस 10d। अब a का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते, a का वैल्यू 2 है और d का वैल्यू 3 है, तो इसमें a के जगह पे 2 पुट करेंगे और d के जगह पे 3, तो 2 + 30 = 32। इस एपी का जो 11वां पद होगा वो 32 होगा, ऑप्शन दिया हुआ सी 32। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 है, तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा। एक एपी है जिसका nवां पद को डिनोट किया जा रहा है 8n-2 से, तो पूछा जा रहा है इस एपी का 7वां पद क्या होगा। तो nवां पद अगर 8n-2 है, तो इसका 7वां पद निकालने के लिए n की जगह पे पुट करेंगे 7, तो t7 = 8 × 7 - 2, 56 - 2 = हो जाएगा 54। तो इस एपी का जो 7वां पद होगा वो 54 होगा, ऑप्शन दिया हुआ ए 54। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में किसी एपी का 30वां पद और 20वां पद का अंतर 50 हो, तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर होगा। तो एक एपी दिया हुआ जिसका 30वां पद और 20वां पद का अंतर 50 दिया हुआ, तो पूछा जा रहा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा। तो एपी का nवां पद का फॉर्मूला होता है a + n-1d, तो इस एपी का 30वां पद हो जाएगा a + 29d, और 20वां पद होगा t20 होगा a + 19d। अब t30 के जगह पे t30 को a30 से भी डिनोट करेंगे और इसको a20 से भी डिनोट किया जाता है, तो a + 29d माइनस क्या होगा a + 19d = 50। a से a कैंसिल हो जाएगा, 10d = 50, तो d का वैल्यू हो जाएगा 5, तो सार्वंतर होगा 5, ऑप्शन दिया हुआ सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 2x - 3, 2x - 1
3x+2 और 6x-1, ये तीनों टर्म समांतर श्रेणी में है, तो पूछा जा रहा है x का वैल्यू क्या होगा। तो सार्वंतर श्रेणी में सार्वंतर सेम होता, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो पहला दो टर्म का अंतर होगा 3x+2 माइनस 2x-1, और लास्ट के दो पदों का अंतर होगा 6x-1 माइनस 3x+2। तो 3x+2 माइनस 2x+1 इक्वल टू 6x-1 माइनस 3x-2। ये हो जाएगा x+3 इक्वल टू 3x-3। x वाले को एक तरफ कर लेते तो x-3x इक्वल टू -3 -3 माइनस 2x इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू हो जाएगा 3। तो ऑप्शन दिया हुआ A3। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि समांतर श्रेणी 2, 2, 6, 10, 14, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना। तो मान लेते हैं कि इस एपी में पदों की संख्या n है। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 दिया हुआ, d का वैल्यू दिया हुआ 4, और मान लेते हैं कि इस एपी का nवां पद 82 है। तो tn का फॉर्मूला होता है a + n-1d। tn की जगह पे पुट करेंगे 82 इक्वल टू a की जगह पे 2, n-1 इंटू d की जगह पे 4। तो 82 - 2 इक्वल टू n-1 इंटू 4। 80/4 इक्वल टू n-1। तो 20 बराबर n-1, n का वैल्यू हो जाएगा 21। इस एपी में पदों की संख्या होगा 21, ऑप्शन दिया हुआ बी। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लेते हैं कि इस एपी का nवां पद शून्य है, तो tn का वैल्यू 0 होगा, d का a का वैल्यू 72 दिया हुआ है, प्रथम पद 72 है, और d का वैल्यू 63 माइनस 72, d का वैल्यू -9 है। तो एपी का nवां पद का फॉर्मूला होता है a + n-1d। tn की जगह पे क्या पुट करेंगे 0, a की जगह पे 72 प्लस n-1 इंटू d की जगह पे -9, -72 इक्वल टू n-1 इंटू क्या होगा -9। ये -9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 8 बार में, n-1 इक्वल टू 8, n इक्वल टू हो जाएगा 9। तो इस एपी में पदों की संख्या होगा 9, यानी कि इस एपी का जो 9वां पद होगा वो शून्य होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं a cos थीटा, 0 और 0, a sin थीटा के बीच का दूरी क्या है। तो मान लेते हैं कि a और b का निर्देशांक दिया हुआ, तो ये बिंदु का निर्देशांक x1 y1 और ये x2 y2। तो दूरी सूत्र होता है d इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो d इक्वल टू होगा 0 - a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। d इक्वल टू हो जाएगा -a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। -a cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और a sin थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों में एक कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन खींचेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और आइडेंटिटीज होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो d इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1, तो d का वैल्यू हो जाएगा a। इसके बीच का जो दूरी होगा वो a होगा, ऑप्शन दिया हुआ है a। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइनस साइन का पावर 4 इक्वल टू क्या है। ऑप्शन दिया cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा,
और साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1 का पावर 4 माइनस साइन का पावर 4 थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से ये फॉर्म दिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए माइनस बी और फिर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के इक्वल आइडेंटिटीज होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन का पावर 4 थीटा जो होगा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई क्रमशः भुजा एबी और एसी पर दो बिंदु है, एक्स वाई समांतर है बीसी के, यदि ए एक्स रेशियो एक्स बी इक्वल टू 2:3 तो ए वाई रेशियो वाई सी का मान होगा। तो एबीसी एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसपे भुजा ए बी और ए सी पर एक्स और वाई दो बिंदु ऐसे स्थित है कि एक्स वाई समांतर है पैरेलल है बी सी के और रेशियो दिया हुआ ए एक्स बाय ए एक्स रेशियो एक्स बी। तो पूछा जा रहा है कि ए वाई रेशियो वाई सी क्या होगा। तो थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये एक्स वाई समांतर होगा बी सी के तो ए एक्स बाय एक्स बी का जो रेशियो होगा वो ए वाई बाय वाई सी के रेशियो होगा और ए एक्स बाई एक्स बी का रेशियो दिया हुआ 2:3। तो ए वाई से वाई सी का जो रेशियो होगा वो सेम होगा 2:3। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी 2:3। अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 121 अनुपात 64 है, तो उसके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। तो अगर मान लेते हैं कि एबीसी और डीएफ दो त्रिभुज है, एबीसी और डीईएफ दो समरूप त्रिभुज मान लेते हैं, तो इसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है एबीसी त्रिभुज का और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ का वो इसके भुजा के वर्ग के अनुपात होता है। अगर भुजा S1 S2 मान लेते हैं तो इसके भुजा के वर्ग के अनुपात होता है। अगर इसके ऊंचाई को H1 H2 मान लेते हैं तो इसके संगत ऊंचाई के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, इक्वल होता है। अगर इसका माध्यिका M1 और M2 अगर मान लेते हैं तो इसके माध्यिका के वर्ग के बराबर होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 121 और 64, तो 121 बाई 64 इक्वल टू क्या होगा M1 रेशियो M2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा तो चलेगा स्क्वायर रूट, तो M1 से M2 का जो रेशियो होगा 121 बाई 64। यहाँ से M1 रेशियो M2 का जो वैल्यू होगा दोनों माध्यिका का संगत माध्यिका का जो लंबाई होगा वो 11:8 होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए 11:8। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 18 हो तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा क्या होगा। तो मान लेते हैं कि एबीसी और डीएफ दो समरूप त्रिभुज है, इसका परिमाप का अनुपात जो होता है इसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो एबीसी का परिमाप और डीईएफ त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो इसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर। संगत भुजा यानी कि इसमें अगर ए बी अगर पकड़ते हैं तो इसमें डी होगा इक्वल टू बी सी बाई ई एफ होगा और इसमें साइड अगर ए सी लेते हैं तो इसमें डी एफ होगा।
तो इसमें दिया हुआ था कि इसका परिमाप 30 और 20 दिया हुआ, 30 बाय 20, और पहली जो त्रिभुज है उसका भुजा दिया हुआ 18, दूसरा त्रिभुज का भुजा मान लेते हैं x से संगत भुजा x। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 30x इक्वल टू 20 गुने 18, x इक्वल टू 20 गुने 18 बाय 30, 10 से काटेंगे 2 3 और ये 6 बार, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12। तो जो दूसरी त्रिभुज था उसका भुजा होगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा है। तो अगर कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का भुजा ए हो तो इसका परिमाप का सूत्र होता है 3a, क्षेत्रफल का सूत्र होता है और √3/4a², और इसका ऊंचाई या फिर माध्यिका की लंबाई दोनों सेम होता है, तो माध्यिका की लंबाई या फिर ऊंचाई बोले तो ये होता है √3/2a। तो पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका भुजा क्या होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4a², और √3/4a² का वैल्यू दिया हुआ 36√3, तो √3/4a² का वैल्यू दिया हुआ 36√3, √3 से √3 कैंसिल, a² इक्वल टू 36 गुने 4, 36 को 4 से गुना करेंगे 144, तो a इक्वल टू √144, और 144 का वर्गमूल होता है 12। तो जो समबाहु त्रिभुज होगा उसका भुजा होगा 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन दिया हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगा। अगर दो वृत्त अगर बाह्य रूप से अगर स्पर्श करता है तो उसमें टोटल स्पर्श रेखा की संख्या 3 होता है, तो स्पर्श रेखा की संख्या 3 होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यदि O से O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगा। एक वृत्त दिया हुआ है जिसके बाह्य बिंदु से O से बाह्य बिंदु P दिया हुआ है और इसका केंद्र दिया हुआ है O दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट A, तो दिया हुआ कि ये एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, OA दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, और O दिया हुआ वृत्त का केंद्र, तो OP की लंबाई ज्ञात करें। और P से जो PT की लंबाई है, ये T था, तो PT की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। अब ये कोण होता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। स्पर्श रेखा 90 डिग्री पे डाला जाता है, तो ये 90 डिग्री के सामने की भुजा ये कर्ण है, ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है। तो एक्स कर्ण का स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 576 प्लस 49, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 625, एक्स का वैल्यू हो जाएगा √625, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 25। तो जो ओपी की लंबाई होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन दिया हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बाह्य बिंदु से P पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। तो किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, अगर और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई होता है सेम होता है। मान लेते हैं P एक बाह्य बिंदु है, तो इससे डाला गया एक AP है स्पर्श रेखा और दूसरा है PB है, तो AP की लंबाई और PB की लंबाई हमेशा सेम होता है। अगर AP की लंबाई अगर 17 है
तो पीवी की लंबाई भी क्या होगा 17 होगा, तो ऑप्शन दिया हुआ इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल होगा। एक वृत्त दिया हुआ जिसका लघु वृत्त का क्षेत्रफल लघु वृत्त का क्षेत्रफल 14 दिया, तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये एक तिर्यखंड है पूरा, और इस तिर्यखंड में से अगर हम वृत्त खंड के क्षेत्रफल को अगर हम घटा लेते हैं तो लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और फिर से इसको दीर्घ का पूछा जाता है, दीर्घ का यानी कि इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर लघु के क्षेत्रफल को अगर हम घटा लेते हैं तो निकल जाएगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त के पूछा जा रहा है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये जो छोटा वाला वृत्त खंड है, लघु वृत्त खंड है, इसके क्षेत्रफल को अगर हम घटा लेते हैं तो जो दीर्घ वृत्त खंड है उसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल का जो वैल्यू होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब ये जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें त्रिज्या दिया हुआ 7 दिया होता है, 22/7 गुने 7 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 49, काट लेंगे 7 बार में, तो 22×7 154। तो जो जो वृत्त का क्षेत्रफल आया वो 154 आया है, तो ये हो जाएगा 154 माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा 14, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी 150 वर्ग इकाई। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 154, पाई के जगह पे 22/7 पुट करेंगे इंटू आर स्क्वायर बराबर 154, 22 से ये कटेगा 7 बार में, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7, आर स्क्वायर इक्वल टू 49, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो ये हो जाएगा 2 गुने 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का जो व्यास होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन दिया हुआ है इसका ए 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे। तो जब समपाती होता है तो उस केस में हल की संख्या होता है अनंत होता है, क्योंकि दोनों आलेख में सारा पॉइंट जो होता है वो कॉमन होता है, तो उस केस में हलों की संख्या होता है अनंत होता है। और जो समपाती होता है उसके लिए कंडीशन होता है, मैथमेटिकल कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में जब समपाती आलेख होता है तो हलों की संख्या अनगिनत होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 12x प्लस 7y माइनस 5 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा है। इक्वेशन दिया हुआ 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 12x प्लस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0। पूछा जा रहा है कि ये जो सरल रेखा वो कैसी है, समपाती सरल रेखा है, समांतर सरल रेखा, प्रतिच्छेदी सरल रेखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसमें लिख लेते a1 का वैल्यू 2 दिया हुआ, b1 का वैल्यू -1, c1 का वैल्यू दिया हुआ -3, a2 का वैल्यू दिया हुआ 12, b2 का वैल्यू दिया हुआ 7 और c2 का वैल्यू दिया हुआ -5। तो कंडीशन होता है कि अगर कोई समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो
तो इसके लिए कंडीशन होता है कि प्रतिच्छेदी के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये है प्रतिच्छेदी के लिए कंडीशन। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है तो ये होता है संपाती के लिए कंडीशन। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो ये होता है समांतर के लिए कंडीशन। जब प्रतिच्छेदी होगा तो इसका दोनों आलेख जो है एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, उसमें हल की संख्या केवल एक होगा। अगर ग्राफ अगर संपाती है तो उस केस में हलों की संख्या अनंत होता है, अनगिनत होता है, इनफाइनाइट होता है। और जब आलेख समांतर होता है तो उस केस में हलों की संख्या शून्य होता है। तो कंपेयर करते हैं a1/a2 अगर निकालते हैं तो ये आएगा 2/12, काटेंगे तो 1/6। b1/b2 का वैल्यू है -1/7। तो पहले देख गया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। और जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो आलेख होता है प्रतिच्छेदी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रतिच्छेदी सरल रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x माइनस वाई इक्वल टू 0 का आलेख कैसी रेखा है? x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर मूल बिंदु से जाती है और इनमें से कोई नहीं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 का आलेख के बारे में पूछा जा रहा है कि x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर या मूल बिंदु से गुजरेगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो फॉर्म दिख रहा है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण का दिख रहा है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अगर किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर कांस्टेंट टर्म अगर 0 होता है, कांस्टेंट टर्म अगर 0 होता है, अचर पद 0 होता है, तो वो ग्राफ हमेशा ही मूल बिंदु से गुजरता है। तो इसमें कांस्टेंट टर्म शून्य और कांस्टेंट टर्म शून्य है, इसका मतलब क्या है कि ये जो रेखा होगा, सरल रेखा होगा, वो मूल बिंदु से गुजरेगी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है? पहला ऑप्शन है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x3। जब इसको सरल करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन पावर 4 है, ये त्रिघात समीकरण है, ये नहीं होगा। दूसरा दिया हुआ x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 3x प्लस 4 होगा। ये एक द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 4 एक द्विघात समीकरण होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि पी एक्स पी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल -3 है, तो p का मान क्या होगा? तो अगर मूल अगर -3 है इस इक्वेशन को, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह पे क्या पुट करेंगे 3, तो p गुने -3 इक्वल टू 0, तो माइनस का 3p इक्वल टू हो जाएगा 3p इक्वल टू हो जाएगा -1। ऑप्शन इसमें मिसिंग है, p का वैल्यू होना चाहिए -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि k के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होगा? तो अगर कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c होता है तो मूल d पे डिपेंड करता है कि
जो विवेचक है उसमें मूल वास्तविक होगा, समान होगा, वास्तविक होगा या फिर असमान होगा या काल्पनिक होगा। तो डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू लेस देन 0 होता है तो मूल काल्पनिक होता है। तो यहाँ पे दिया मूल वास्तविक और समान, वास्तविक और समान के लिए कंडीशन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ए का वैल्यू दिया हुआ 9, ए बोला जाता है एक्स स्क्वायर के गुणांक को, बी का वैल्यू दिया हुआ 3k, बी बोला जाता है एक्स के गुणांक को, और सी बोला जाता है अचर पद को। तो डी का वैल्यू निकालते हैं, डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 इक्वल टू 0, क्योंकि मूल दिया हुआ वास्तविक और समान, तो डी का वैल्यू 0 के इक्वल करेंगे। 9k स्क्वायर माइनस 72 144 इक्वल टू 0, तो 9k स्क्वायर इक्वल टू 144, के स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 144 बाई 9, तो के का वैल्यू होगा 144 बाई 9 का वर्गमूल, के का वैल्यू हो जाएगा 12 बाई 3, काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो के का वैल्यू होगा 4। ऑप्शन दिया हुआ इसका ये होगा प्लस माइनस 4 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देगा कि यदि 6x स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर इक्वल टू 0 का मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -5 का वैल्यू होगा। इक्वेशन क्या दिया हुआ 6x स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 का 5 है, तो p का मान क्या होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ 5, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर दिया हुआ वैल्यू 5। अब अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई। अगर कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो पुट करते हैं वैल्यू यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3p/6, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस p/2, और अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो सी का वैल्यू दिया हुआ 2p स्क्वायर और ए का वैल्यू दिया हुआ 6, ये हो जाएगा p²/3। अब ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस p/2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे p²/3, तो 5 इक्वल टू p²/4 माइनस 2p²/3। आगे जब इसको सॉल्व करें तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम होगा 12, 3p² माइनस 8p² इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 5p² इक्वल टू माइनस का 60, ये हो जाएगा p² इक्वल टू -12। अब यहाँ पे p² का वैल्यू दिया हुआ -12, तो स्क्वायर कभी भी निगेटिव में नहीं होता है,
तो ये वैल्यू पी स्क्वायर का वैल्यू निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि पी का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा इमेजिनरी आ जाएगा रूट्स। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के मूल होंगे। तो इसका मूल पूछा जा रहा है ए स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का। तो ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ ए स्क्वायर पी स्क्वायर, बी का वैल्यू दिया हुआ 0 और सी का वैल्यू दिया हुआ क्यू स्क्वायर। द्विघात सूत्र होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस और रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होता है। तो बी का वैल्यू दिया हुआ 0 दिया हुआ प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर करें तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर पी स्क्वायर और इंटू सी क्यू स्क्वायर बाय 2a। तो 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। एक्स का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से प्लस माइनस रूट अंडर माइनस का सी का वैल्यू माइनस क्यू स्क्वायर था, तो माइनस का क्यू स्क्वायर। ये हो जाएगा प्लस 4 ए स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर से निकलेगा तो 2a पी क्यूब बाय 2a स्क्वायर पी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, a से एक a कैंसिल, p से एक p कैंसिल, तो क्यू बाय हो जाएगा ap हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू होगा प्लस माइनस क्यू बाय ap। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी प्लस माइनस क्यू बाय ap। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0 के मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात होगा। तो अगर कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो इसका मूल अल्फा प्लस बीटा अगर है तो अल्फा प्लस बीटा होता माइनस बी बाई और अल्फा इंटू बीटा होता सी बाई। तो मूलों का योग और मूलों का अनुपात पूछा जा रहा था, अल्फा प्लस बीटा और रेशियो पूछा जा रहा है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा होता माइनस बी बाई। तो माइनस बी बाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 15 बाई ए का वैल्यू 1 तो 15 और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई, तो 50 बाई 1 इक्वल टू 50। ये हो जाएगा 15 रेशियो 50। कैंसिल करेंगे 5 से तो ये 3 बार में और ये 10 बार में, ये हो जाएगा 3:10। तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है ए 3:10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी द्विघात समीकरण का मूल 5 और माइनस 1 हो तो द्विघात समीकरण होगा। तो अगर किसी द्विघात समीकरण का मूल अल्फा और बीटा अगर होता है तो उससे बनने वाला द्विघात समीकरण होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा का वैल्यू 5 दिया हुआ है और बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 6 और अल्फा इंटू बीटा होगा 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। फॉर्म क्या होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो पुट कर देंगे के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 6 तो माइनस का 6x और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 5। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 और यहाँ पे एक के का जो वैल्यू दिया हुआ वो 1 दिया हुआ, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट 81/2 एक है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पूर्णांक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 81 का जो वर्गमूल होता है 9 होता बाई 2, तो 9/2 एक परिमेय संख्या, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला है कि 192 के अभाज्य गुणनफल में 2 का
घातांक क्या? 192 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 जो आया है 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 1, 192 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 का पावर 6 गुने 3 का पावर 1, तो 2 का घातांक पूछा जाए तो 2 का घातांक हो जाएगा 6। ऑप्शन दिया हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 b बराबर 8 हो तो r का वैल्यू क्या होगा? तो a बराबर डिवीजन एल्गोरिथ्म होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें a का वैल्यू दिया हुआ 72 दिया हुआ है और q का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो b इंटू क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 8 प्लस 0, तो 72 बराबर क्या हो जाएगा 8 b बराबर क्या हो जाएगा 9, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 9 ए। अगला कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? पहला 2/15, दूसरा दिया हुआ 11/160, तीसरा दिया हुआ 17/60 और अगला दिया हुआ 6/35। तो किसी भी प्रमेय संख्या किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होता है जब उसके हर को 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं, और m और n जो है बिलोंग्स करता है पूर्ण संख्या से। तो 15 को हम 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। 160 को हम लिख सकते हैं इसको 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा 11/160 का होगा, शांत होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी 11/160। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ 8q + 1, 8q + 4, 8q + 3 और 8q + 7। तो q एक धन पूर्णांक विषम पूर्णांक है, q एक धनात्मक पूर्णांक है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो पूछा जा रहा है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? तो पहला q का कोई भी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा हमेशा ही विषम संख्या। ये q का वैल्यू कोई भी अगर 1 2 3 4 कुछ भी अगर पुट करेंगे धनात्मक पूर्णांक तो ये आएगा सम आएगा, और सम में सम जोड़ते हैं तो हमेशा ही सम होता है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 8q + 4 जो होगा वो धनात्मक विषम संख्या नहीं होगा, ये एक धनात्मक सम संख्या होगा q के किसी भी मान के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा 8q + 4। अगला है कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है, तो दो लगातार सम संख्या का मौसा हमेशा ही होता है 2 होता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला है कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगा? पूर्णांक होगा, अपरिमेय संख्या होगा, प्राकृत संख्या होगा, इनमें से कोई नहीं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा ही अपरिमेय संख्या होता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उनका HCF 17 है, तो उनका LCM क्या होगा? तो मान लेते हैं कि दो संख्या A और B है, तो A और B का जो गुणनफल होता है वो हमेशा इस दोनों संख्या के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसमें दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ 8670, तो 8670 इक्वल टू HCF दिया हुआ 17 गुने LCM पूछा जा रहा है, तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा 8670/17, 17 × 5 = 85, 5110, यानी कि LCM जो होगा दोनों संख्या का वो 510 होगा, तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है डी 510। अगला के निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? ऑप्शन है पहला √64 + 36, 64 और 36 को जोड़ेंगे 100 होगा, और ये 100 का वर्गमूल निकलता है 10, और 10 एक कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि
यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 और 15 बराबर दिया हुआ है 5 गुने 3 प्लस 0, तो पूछा जा रहा है इसका मौसा क्या होगा। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड डिवीजन लेमा में से निकाला जाता है, HCF निकाला जाता है हमेशा दो संख्याओं का। और जब r का वैल्यू 0 होता है, तो जिस केस में r का वैल्यू 0 होता है, तो उस केस का b का वैल्यू जो होता है वो a और b का जो संख्या होता है, दो संख्या, उसका HCF होता है। तो r का वैल्यू यहाँ पे 0 दिया और r का वैल्यू जब 0 है तो ये हो जाएगा HCF इसका होगा 5 होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बिंदु R A, B बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड पर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। बिंदु दिया हुआ P और Q रेखाखंड दिया जिसमें P का निर्देशांक दिया हुआ 0,0, Q का निर्देशांक दिया हुआ है 0,2 और R का निर्देशांक दिया हुआ A, B। तो बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा संबंध सही है। ये तीनों संरेखी बिंदु है और जब संरेखी बिंदु होता है तो उसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। तो इसका अगर क्षेत्रफल अगर निकाले तो ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं पॉइंट x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है और तीनों संरेखी बिंदु है तो क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो 1/2 इंटू x1 की जगह पे 0 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 की जगह पे b माइनस 2 प्लस x2 की जगह पे पुट करेंगे a और y3 माइनस y1, तो y3 की जगह पे 2 और y1 की जगह पे 0 प्लस x3 की जगह पे 0, y1 माइनस y2 तो 0 माइनस b। ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0। तो और इसको इधर डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो 0 0 बराबर 2a। तो 2a का वैल्यू होगा 0 होगा, या हम बोले तो a का वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, और 0 को 2 से डिवाइड करें तो 0। तो a का वैल्यू होगा 0 होगा। ऑप्शन इसका दिया हुआ है a। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु है। जब x बराबर 2 और y बराबर -3 का आलेख खींचेंगे, ये x बराबर 2 का आलेख है और y बराबर -3 का जो आलेख होगा मूल बिंदु से नीचे होगा। ये y बराबर -3 का आलेख, ये y बराबर -3 के आलेख पे y का किसी भी पॉइंट पे, इस आलेख पे y का वैल्यू हमेशा ही 3 होगा और x बराबर 2 के आलेख पे y का वैल्यू केवल चेंज करेगा, x का वैल्यू हमेशा ही 2 होगा। तो जो पॉइंट प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ इस पॉइंट पे x का वैल्यू 2 होगा और y का वैल्यू -3 होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, हो जाएगा 2, -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 15/8 है तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ 15/8, पूछा जा रहा है sin थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b का वैल्यू दिया हुआ 15/8 और sin थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो sin थीटा का वैल्यू होता है p/h। अब pb दिया हुआ तो h का वैल्यू क्या होता है, h² = p² प्लस b²। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 289। तो h का वैल्यू हो जाएगा 17। तो h का वैल्यू 17 है
और पी का वैल्यू 15, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 15/17। ऑप्शन इसका दिया हुआ सी 15/17। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू 6 दिया हुआ, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर दिया हुआ 6, पूछा जा रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर, तो पावर 1 से पावर 2 पे जाया जा रहा है, और ये tan थीटा और cot थीटा ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, युग्मकर्म है, तो इसका गुणनफल हो जाएगा 1। तो दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्ग। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 6। अब इसको एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 36। ये tan थीटा cot थीटा रेसिप्रोकल होता है, इसका गुणनफल हमेशा 1 होगा, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। अब ये बच गया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 36, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 34। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा D 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sec थीटा प्लस tan थीटा 1 हो प्लस 1 बराबर 0, तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा। क्वेश्चन दिया हुआ कि sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो पूछा जा रहा है sec थीटा माइनस tan थीटा वैल्यू क्या होगा। यहां से क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू -1। क्या जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये tan स्क्वायर थीटा को इस साइड जब लाएंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे दिख रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1, और sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ -1, यहाँ से हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 बाई sec थीटा प्लस tan थीटा, और sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू दिया -1, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू होगा 1 बाई -1, यानी कि ये हो जाएगा -1 के इक्वल। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो कि sin थीटा बराबर √3/2, तो कोसेक थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ √3/2, पूछा जा रहा है कोसेक थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू, तो sin थीटा बराबर होता है p/h, तो p का वैल्यू दिया हुआ है √3 और h का वैल्यू दिया हुआ 2। यहाँ से निकाल लेते हैं b का वैल्यू, तो b बराबर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो h का वैल्यू दिया हुआ है 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, तो जो b का वैल्यू होगा वो 1 होगा। निकालना है कोसेक थीटा प्लस cot थीटा, तो कोसेक थीटा का वैल्यू होता है h/p और cot थीटा का वैल्यू होता है b/p। तो h का वैल्यू आया है 2 और p का वैल्यू दिया हुआ √3, b का वैल्यू 1 और p का वैल्यू √3। पुट कर देते हैं इसमें, निकालना था वैल्यू कोसेक थीटा प्लस cot थीटा का। यहाँ से क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा की जगह पे पुट करेंगे 2/3 और cot थीटा की जगह पे पुट करेंगे 1/3, तो 3/√3। इसको √3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3/√3, √3 से एक √3 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगा √3। ऑप्शन दिया हुआ डी √3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि √3 tan 2 थीटा इक्वल -3 इक्वल टू 0, तो थीटा का मान क्या होगा। और √3 इंटू tan 2 थीटा -3 इक्वल टू 0 दिया हुआ, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, √3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3, tan 2 थीटा इक्वल टू 3/√3, tan 2 थीटा इक्वल टू
3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बाय √3। √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये बचेगा tan 2 थीटा इक्वल टू √3, और √3 को हम लिख सकते हैं थीटा के किस मान पे, tan का वैल्यू √3 होता है तो tan 60 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन दिया कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, जहाँ थीटा का वैल्यू है 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो पूछा जा रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होता है, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पॉसिबल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री बाय कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बाय कॉट 30 का वैल्यू हो जाएगा √30, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ऊपर का जो एलसीएम होगा 2√2 होगा, यह √2 प्लस 2 और माइनस का हो जाएगा 2√6 बाय नीचे में हो जाएगा एलसीएम 2√2, तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस का √2 माइनस का 2 और माइनस का और √2, ये 2√2 से 2√2 कैंसिल, ऊपर वाला है 2 प्लस √2 माइनस 2√6 और नीचे में बच गया है 2√6 माइनस 2 माइनस और √2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है कि दोनों टर्म सेम है, बस उसका साइन एक दूसरे का अपोजिट है। तो ऊपर वाला में से अगर माइनस अगर हम कॉमन अगर खींचते हैं तो माइनस कॉमन खींचेंगे तो ये जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा 2√6, ये 2 प्लस में था तो माइनस और √2 प्लस में था तो ये हो जाएगा माइनस में। बाई क्या है 2√6 माइनस 2 माइनस का और √2, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर के बचेगा -1। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा A -1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कोट 60 का वैल्यू होता है 1/√3 और कोसेक 30 का वैल्यू होता है 2, 2 से 2 कैंसिल और 1/√3 को 1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है डी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया cos 60 डिग्री +1 बाय cos 60 डिग्री -1 का वैल्यू क्या होगा। तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 +1 बाय 1/2 -1, ऊपर वाला हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 3/2 और नीचे वाला हो जाएगा -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल माइनस हो जाएगा 3, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a/5 इक्वल टू 12 डिग्री, तो पूछा जा रहा है वैल्यू 3 कोसेक स्क्वायर a का वैल्यू क्या होगा।
तो यहाँ से एक a/5 अगर 12 डिग्री के बराबर है तो a का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री और 3 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू कोसेक 60 का वैल्यू होता है कोसेक 60 का वैल्यू होगा √2/√3 तो 2 और √3 का होल स्क्वायर तो 3 इंटू 4/3 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच जाएगा 4 तो ऑप्शन इसका हो जाएगा C4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 54 डिग्री और कॉस 36 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। साइन 54 डिग्री और कॉस 36 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो साइन और कॉस ये दोनों बराबर होता है जब उसका कोण का योग 90 डिग्री होता है। तो साइन अगर 54 डिग्री को अगर हम चेंज करते हैं कॉस के टर्म में तो ये हो जाएगा कॉस 36 माइनस कॉस 36 कॉस 36 क्या हो जाएगा 0 तो ऑप्शन हो जाएगा इसका A 0। अगला है कॉस 1 से लेकर के कॉस 90 तक का प्रोडक्ट क्या होगा। कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री कॉस 3 डिग्री कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है और ये 0 आगे पीछे सब टर्म था गुना में ये पूरे को कर दिया जाएगा 0 तो ऑप्शन हो जाएगा इसका A 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस 37 डिग्री बाय साइन 53 डिग्री प्लस कॉट 34 डिग्री बाय tan 56 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे कोण का योग दोनों का 90 है और जब कोण का योग 90 होता है पूरा कोण होता है तो साइन और कॉस बराबर होता है tan और कॉट बराबर होता है तो इसका वैल्यू भी 1 और 1 तो 1 1 2 ऑप्शन हो जाएगा इसका C 2। अगला 2 इंटू साइन 45 माइनस कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा 2 साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 ये दोनों होकर के 2 गुने 0 इक्वल टू 0 ऑप्शन इसका हो जाएगा A 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आइडेंटिटीज होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो यहाँ से 7 जब कॉमन खींचेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 7 इंटू इक्वल टू 7 इसका ऑप्शन हो जाएगा B 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि साइन 48 डिग्री बराबर P हो तो tan 48 डिग्री का मान क्या होगा। P बराबर दिया हुआ साइन 48 डिग्री तो tan P का वैल्यू पूछा जा रहा है tan 48 डिग्री का तो tan थीटा बराबर क्या जानते हैं साइन थीटा बाई क्या होता है cos थीटा और cos थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई साइन के टर्म में √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे tan 48 डिग्री को हम लिख लेंगे साइन थीटा बाई कॉस साइन 48 डिग्री बाई कॉस 48 डिग्री और साइन 48 का वैल्यू दिया हुआ तो साइन 48 का साइन 48 कॉस को साइन के टर्म में चेंज करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 48 डिग्री साइन 48 का वैल्यू P है तो P बाई √1 माइनस P स्क्वायर तो tan 48 डिग्री का जो वैल्यू होगा P के टर्म में होगा P बाई √1 माइनस P स्क्वायर तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A P बाई √1 माइनस P स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इक्वल टू साइन है तो A का मान क्या होगा। tan 27 डिग्री और tan 63 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है साइन 1 के बराबर तो पूछा जा रहा है एंगल A का वैल्यू क्या होगा। तो tan 27 को जब कॉट के टर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट 63 डिग्री और ये tan 63 डिग्री इक्वल टू साइन ए ये दोनों युक्त कर्म होता है तो इसका गुणनफल 1 तो साइन ए इक्वल टू 90 तो साइन ए इक्वल साइन के किस मान के लिए साइन का वैल्यू 1 होता है तो साइन 90 डिग्री के लिए तो ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री ऑप्शन इसका दिया हुआ C 90 डिग्री। अगला दिया हुआ है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिग्री प्लस
बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और कोसेक कोसेक 90 माइनस कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज होता है कोसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 1/1 इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि p बराबर पी एक्स बराबर दिया हुआ 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और क्यू एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बोला जा रहा है कि पी एक्स को जब क्यू एक्स से भाग दिया जाएगा तो भागफल का घात क्या होगा। जब पी एक्स को क्यू एक्स से भाग दिया जाएगा तो भागफल का घात क्या होगा। तो पी एक्स का घात 3 है और क्यू एक्स का घात 2 है। भाग में घात घटता है तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा। तो जो भागफल होगा उसका घात होगा 1। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो वैल्यू पूछा जा रहा है जी ऑफ -1। तो जहां जहां पे जो पॉलिनोमियल है उसमें x है उसके जगह पे पुट करेंगे -1। तो 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू -1 प्लस 2। तो 3 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2 3 प्लस 7 प्लस 2 तो ये आ जाएगा 12। तो जी ऑफ -1 का वैल्यू हो जाएगा 12। ऑप्शन दिया हुआ बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्य क्या है। तो जब भी बहुपद का शून्य निकालना होता है तो बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 16। एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 4। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसका ए प्लस माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बहुपद दिया हुआ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो पूछा और इसका शून्य दे अल्फा और बीटा। तो पूछा जा रहा 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा। 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो। तो अल्फा प्लस बीटा अगर इसका अल्फा प्लस बीटा इसका शून्य है तो अल्फा प्लस बीटा का योग होता है -b/a और b की जगह पे यहाँ पे क्या -3। तो -3/1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। वैल्यू निकालना 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12। तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा 12। ऑप्शन दिया हुआ है ए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 है। तो a का मान क्या होगा। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है c/, और c का वैल्यू दिया हुआ है 2a और a का वैल्यू है 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ था 8। तो 2 से ये कटेगा 4 बार में। a इक्वल टू 4 इंटू 4 a का वैल्यू हो जाएगा 16। तो जो a का वैल्यू होगा वो 16 होगा। तो a
ए का वैल्यू 16 होगा, ऑप्शन इसमें मिसप्रिंट है। यदि बहुपद px का एक शून्यक 1 हो तो px का एक गुणनखंड होगा। तो शून्यक अगर 1 है तो उसका गुणनखंड x माइनस 1 होगा, क्योंकि जब गुणनखंड को शून्य के बराबर किया जाता है तो शून्यक निकलता है। तो x माइनस 1 गुणनखंड होगा जिसका शून्यक x बराबर 1 होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है और शून्यकों का गुणनफल 2 है। तो मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा इसका शून्यक का योग है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया -3 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2। फॉर्म क्या होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -3 पुट करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 2। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। के का वैल्यू इसमें 1 दिया हुआ। अगला दिया हुआ कि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद एक दिया हुआ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, जिसका शून्यक दिया हुआ अल्फा बीटा और गामा। तो पूछा जाए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या। तो अगर कोई त्रिघात बहुपद अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 होता है, जिसका 3 शून्यक मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि शून्यकों का योगफल होता है माइनस का बी बाई, और दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योग होता है अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा गामा इंटू अल्फा का वैल्यू होता है सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि तीनों शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस का डी बाई ए। तो इसमें ऑप्शन दिया माइनस डी बाई ए, ऑप्शन सी माइनस डी बाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है y का पावर 5 माइनस 3y प्लस 1, और दूसरा दिया हुआ y का पावर 5 माइनस 4y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 3y का घात है। तो गुणा में घात जुट जाता है। इस बहुपद का घात 5 है और इसका भी 5 है, तो गुणा में पावर जुट जाता है। तो 5 5 क्या होगा 10, यानी कि इसका जो भी गुणनफल होगा उसका घात होगा 10। ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ 10, ऑप्शन होता है इसका 10, क्योंकि गुणनफल में घात का पावर जुट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3x एक समीकरण दिया 3x माइनस 2y इक्वल टू 12, और दूसरा दिया हुआ 4x माइनस का 5y इक्वल टू 16। वैल्यू पूछा जा रहा है इसका x और y का वैल्यू क्या होगा। तो पहला समीकरण को 5 से गुना कर लेते हैं और दूसरा समीकरण को 2 से, ताकि y का गुणांक सेम हो जाएगा। तो पहला को जब 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये बदल जाएगा 15x माइनस 10y इक्वल टू 60, और दूसरा को जब 2 से गुना करेंगे तो ये 8x माइनस 10y इक्वल टू 32। अब समीकरण 1 में से 2 को जब घटा लेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको 2, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15x माइनस 10y माइनस 8x माइनस 10y इक्वल टू 60 माइनस 32। यहाँ से ये 10y से 10y कैंसिल, क्योंकि ये माइनस है, बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 15x माइनस 8x इक्वल टू 28, यहाँ से 7x इक्वल टू 28, तो x का वैल्यू हो जाएगा 7। तो x का वैल्यू होगा 4, और x का वैल्यू 4 जब किसी भी समीकरण में पुट करेंगे तो वहां से y का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर दूसरे वाले समीकरण में अगर x का वैल्यू अगर 4 पुट करते हैं तो समीकरण दूसरा क्या था 8x माइनस 10y इक्वल टू 32। तो यहाँ से पुट करेंगे तो 8 गुने 4 माइनस का 10y इक्वल टू 32, 32 कट करके 0, तो माइनस 10y इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 4 आया और y का वैल्यू 0, ऑप्शन हो जाएगा इसका ये x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी पहिए का त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा।
तो कोई पहिया का अगर मान लेते त्रिज्या अगर आर है तो एक चक्कर में तय किया गया दूरी 2 पाई आर होता है। तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी 2 गुने क्या हो जाएगा 2 पाई आर। एक चक्कर में 2 पाई आर, तो 2 चक्कर में 2 इंटू 2 पाई आर। अब त्रिज्या दिया हुआ इसका 22 त्रिज्या दिया हुआ 35/44, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह पे पुट करेंगे 35/44, तो ये आ जाएगा 35/44। 22 से 44 2 बार में, 2 से 2 कैंसिल, ये 5 बार में, ये आ जाएगा 10 मीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 10 मीटर, ऑप्शन दिया हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि केंद्र O पर त्रिज्या r वाले वृत्त एंगल AOB बराबर थीटा हो तो चाप की लंबाई बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि कोई चाप है जिसके द्वारा केंद्र पर थीटा कोण बन रहा और त्रिज्या दिया r, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई r थीटा बटा 360 होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ इसमें 2 से काट लेते हैं 360 का, तो ये हो जाएगा पाई r थीटा बटा 180। ऑप्शन दिया हुआ सी पाई r थीटा बटा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है और दूसरा इसको पिघला करके 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला बनाया जा रहा है, तो पूछा जाए कि कितना गोला 1 सेंटीमीटर वाला बनाया जाए। तो जब एक ठोस को दूसरे ठोस में बदला जाता है तो उसका आयतन सेम होता है। तो बड़े गोले का जो आयतन होगा वो n गुने क्या होगा छोटे गोले का आयतन। अगर इसका त्रिज्या अगर कैपिटल आर है, इसका स्मॉल आर अगर मान लें, तो इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका हो जाएगा आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो आयतन सेम होगा, यानी कि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू 4/n गुने 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब बराबर हो जाएगा n गुने आर क्यूब, और कैपिटल आर का वैल्यू दिया 8, तो 8 का क्यूब बराबर n गुने 1 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही होता और 8 का क्यूब 512। तो जो छोटा गोला बनाया जा सकता है वो 512, ऑप्शन दिया हुआ भी 512। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि एक शंकु का आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और उसका ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो एक शंकु दिया हुआ जिसका आधार दिया हुआ है, आधार का व्यास दिया हुआ 10, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है इसका शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुने पाई की जगह पे 22/7, सॉरी पाई आंसर दिया पाई के ही टर्म में, तो पाई की जगह पे पाई ही पुट करेंगे, आर की जगह पे 5, तो 5 का स्क्वायर, और एच दिया हुआ 12, 3 से 12 4 बार में, तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25 गुने 4, ये हो जाएगा 100 पाई। तो जो इसका आयतन हो जाएगा वो 100 पाई होगा, ऑप्शन दिया हुआ है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा कि एक धातु के पाइप का बाह्य त्रिज्या 4 और आंतरिक त्रिज्या 3 हो और इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, तो धातु का आयतन क्या होगा। तो एक खोखला बेलन दिया हुआ जिसका आंतरिक त्रिज्या 3 दिया हुआ और बाहरी त्रिज्या दिया हुआ 4, और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 10, तो धातु का आयतन पूछा है। मान लेते हैं कि इसका आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर है और बाहरी आर है, और इसका ऊंचाई जो है वो एच है। तो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है खोखले गोले का पाई, यानी कि जो बाहरी बेलन है उसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और आंतरिक का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई एच कॉमन है, तो पाई एच जब कॉमन खींचेंगे तो आर स्क्वायर माइनस क्या होगा आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर का जो वैल्यू दिया बाहरी वो दिया हुआ 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, पुट करेंगे ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा
पाई के ही टर्म में आंसर दिया हुआ, तो पाई की जगह पे पाई ही रहने देंगे। एच दिया हुआ 10 और कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो पाई इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 70 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ सी 70 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि एक शंकु और बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र क्षेत्रफल के क्षेत्रफल भी समान है। तो बेलन की ऊंचाई इतना है, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? एक शंकु है और दूसरा बेलन है, उसके आधार का क्षेत्रफल समान, तो शंकु और बेलन दोनों का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, और अगर उसका दोनों का वृत्त अगर तिरछा अगर मान लेते तो उसका आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी सेम है, और बेलन की ऊंचाई दिया हुआ 2 मीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना। तो दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया सेम है, सेम करते हैं तो क्या होगा? पाई आर एल इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर एच। यहाँ से पाई आर कैंसिल हो जाएगा, पाई आर से पाई आर कैंसिल, एल बराबर क्या हो जाएगा? 2h, और h का वैल्यू दिया हुआ 2 मीटर, तो एल बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 2, एल बराबर क्या हो जाएगा? 4 सेंटी, यानी कि जो शंकु था उसका तिर्यक ऊंचाई होगा 4 मीटर। ऑप्शन दिया हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारे और उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा? अगर किसी घन का अगर साइड अगर मान लेते हैं कि ए है, तो उस घन का आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो आयतन क्या हो जाएगा इसका? अगर भुजा अगर ए है तो आयतन क्या होगा? ए क्यूब, और ए क्यूब का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 125, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अब घन का किनारा और घन का विकर्ण की लंबाई, तो घन का किनारा 5 आया है, जो इसका विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है √3, तो 5 गुने क्या होगा? √3 इक्वल टू क्या होगा? 5√3। अब इसका दोनों का रेशियो लेना था, तो 5 रेशियो क्या होगा? 5 किनारा था 5 और इसका विकर्ण आया था 5√3, तो 5 से 5 कैंसिल, एक अनुपात क्या होगा? √3। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा एक अनुपात √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास है। तो जो अर्धगोला होता है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ 462। 3 से काट लेते हैं, 3 से कटेगा ये 154 बार में। पाई का वैल्यू 22/7 पुट करें तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। 22 से कटेगा 154 7 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7, आर का वैल्यू हो जाएगा 7। व्यास पूछा जा रहा है, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो 2 गुना क्या होगा? 7, यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो जो अर्धगोला होगा उसका व्यास होगा 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन दिया हुआ बी 14 सेंटीमीटर। अगला है कि दो बेलन है जिसके त्रिज्या का अनुपात दिया 2:3 और उसका ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ 5:3, तो उसके आयतनों का अनुपात निकालना है। तो दो बेलन है जिसका त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ 2:3 और उसके ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ 5:3 दिया हुआ है। मान लेते हैं कि इसका त्रिज्या दोनों बेलन का R1 और R2 है। त्रिज्या R1 है और इसका ऊंचाई H1 है, इसका R2 है त्रिज्या और ऊंचाई H2 है। इसका आयतन V1 और इसका आयतन मान लेते हैं V2 दिया हुआ, V1 V2 मान लेते हैं। तो इसका अगर त्रिज्या R1 है, ऊंचाई अगर H1 है, तो इसका आयतन हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर H1 और V2 हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर H2 हो जाएगा। अब R1 से R2 का रेशियो दिया हुआ था इसका 2:3, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? R1/R2 बराबर 2/3 और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ था H1/H2 का वैल्यू दिया हुआ था 5/3।
आयतन का अनुपात निकालना है, यानी कि V1 बाय V2, और V1 का वैल्यू दिया हुआ है पाई R1 का स्क्वायर H1 बाय पाई R2 का स्क्वायर H2। पाई से पाई कैंसिल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1 बाय R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 बाय H2, और R1 बाय R2 का वैल्यू दिया हुआ 2/3, तो 2/3 का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा 5/3, 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4/9 इंटू 5/3, ये हो जाएगा 20:27। तो जो इसका आयतन का अनुपात होगा वो 20:27 होगा। ऑप्शन दिया हुआ बी 20:27। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी गोले का त्रिज्या 3 गुना हो जाता तो उसका आयतन होगा। मान लेते हैं कि जो प्रारंभिक इनिशियल जो गोला उसका त्रिज्या था r था, अब त्रिज्या को 3 गुना किया जा रहा है, तो त्रिज्या अब क्या हो जाएगा 3r हो जाएगा। पहले इसका आयतन मान लेते हैं v है, अब नया आयतन क्या होगा v1 होगा। तो जो v का वैल्यू होगा, अगर गोला का अगर त्रिज्या अगर r था तो इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, और अगर इसका त्रिज्या अगर 3r हो गया तो इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई r की जगह पे पुट करेंगे 3r का क्यूब, ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r का क्यूब हो जाएगा 27r क्यूब। 27 को आगे लिखे तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई r क्यूब, और ये पाई r क्यूब जो है वो पुराने वाले गोला का आयतन है, तो V1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 27 गुने V हो जाएगा, यानी कि जो नया गोला का आयतन आया वो पुराने गोले के आयतन का 27 गुना होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी 27 गुना।